खबर है कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स मतलब ये है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो सी है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों, चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें, फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, ऐसे ही है। तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इस 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट हैं, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे। चल रही है कि इजराइल में 1 लाख से ज्यादा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इजराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए, तो भारत और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन्स ये कहें इंडिया को कि वो इज़राइल को असला भी दें। बिकॉज़ जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज़ कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो ज़ाहिर बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमज़ोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होती है। तार साहब, इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इज़राइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। जय हिंद दोस्तों एक तरफ फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है और इस समय इजराइल में बहुत ही वर्करों की कमी हो गई है। युद्ध चल रहा है, लेकिन लोगों को अपने जीवन को चलाने के लिए भी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको लेबर की ज़रूरत है। उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि हम 1 लाख लेबर दिए जाए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फ़लस्तीनी पहले वहाँ पे जो काम कर रहे थे, डेली परमिट लेके आते थे, जाते थे। अब वो चाहता नहीं कि फ़लस्तीनी वहाँ पे आए, क्योंकि उन्होंने पहले एक बार जो धोखा दिया, पीठ में छुरा खोपा है, उसके तहत उनको ये सजा के तौर से वो कहते हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि कोई भी फिलीपींस का बंदा हमारे देश में आके काम करे। इसलिए ये मौका भारत को मिला है। पाकिस्तानी इसके ऊपर अपना रिएक्शन देने लगे कि ये भारत की तो चांदी लग गई, भारत ने को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, परंतु ये नहीं देख रहे कि भारत ने इसके पीछे किया क्या। भारत ने अपना विश्वास जमाया लोगों के ऊपर। उनको पता अगर भारतीय यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, तो हमें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। ये इस तरह से नहीं है कि बॉडी में बम बांध के अपने आप को फाड़ लेंगे। तो और दूसरे हमारे देश की ऐसी पॉलिसी नहीं है। जैसे पाकिस्तान सीधा सीधा हो गया कि वो मैं जी हमास का समर्थन करता हूँ, इजराइल मेरा दुश्मन है। भारत ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता किसी को। भारत सबसे मित्रता का हाथ बढ़ाता है, सभी को जरूरत में मदद करता है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे तुर्की हो या सीरिया हो। भारत के लिए सारे बराबर हैं। मानवता के आधार पर भारत मदद करता है सभी की, और सभी के लिए सहायता का हाथ आगे बढ़ाता है। तो इसलिए भारत को लोग पूछ रहे हैं, भारत के वर्कर्स की, भारत के लोगों की इज्जत करते हैं। तो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है इस बात से। तो दोस्तों देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं कि भारत के जो वर्कर मांगे हैं इजराइल ने, उसके ऊपर। 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट हैं, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए
और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे हैं। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का ये फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। दूसरी चीज, इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजराइलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया, 10 गुना ज्यादा इनको सारी फैसिलिटीज दी गई, इनके बच्चों के स्कूल्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत कर सकता था इजराइल ने पूरा करा। लेकिन वहीं से गद्दारी हुई, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। और मैं सारे फिलिस्तीनियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग आते थे वहां पे, काम करते थे इजराइल में, और हमास भी इनके बीच में रहता है। क्या इनको नहीं पता था कि हमास कुछ कर रहा है? क्या कुछ इनको आइडिया नहीं था? या फिर कितने लोग हैं इनमें से, चलिए उनको नहीं पता था, बड़े सीक्रेटली ऑपरेशन करा हमास ने और किसी को कुछ नहीं पता लगा, चलिए ये भी मान लेता हूं। क्या किसी ने भी कंडेम करा जहां से इनकी रोटी चल रही थी? क्या कोई सोशल मीडिया पे गया, हल्का सा कहीं पे खरोंच आ जाती है तो सोशल मीडिया पे गाना गाना शुरू कर देते हैं फिलिस्तीनी? क्या कोई फिलिस्तीनी आया जिसने कंडेम करा कि नहीं यार ठीक है, इजराइल तुम बमबारी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये जो है ना हमास वाले, इन्होंने तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे बच्चे मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के, ये भी गलत है, इनको नहीं करना चाहिए था, दहशतगर्द है। किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। जब तक पैसे कमा रहे थे, पैसे कमाए, फिर गए वो हमास के पास ही एंड में। इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स, लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। जी, मतलब पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जो जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की, डायमंड इजराइल की भी है, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे, तीसरे थे उनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो, अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फायदा नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्देमल क्या था, और इंडिया का देख लें रद्देमल क्या था। नहीं, रद्देमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे
कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, ऐसे ही। और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूज़र खरीदी जानी है, ठीक है। 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूँगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी ऐसे है। ही है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते ऐसे ही है, हैं, और जबरदस्त। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। ठीक है। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और- भी यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे और जी। मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल। जबरदस्त कि मतलब हो कि गया। ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। ठीक है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज़ का दर्स देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। Strong होंगे। आपको बाकी पूछने आप वाला कोई नहीं। statement यार जितनी आपके यहाँ पे मर्जी- डेमोक्रेसी जी, नहीं है, ठीक हो यहाँ गया। पे आपके दिशान भाई डेमोक्रेसी सर, नहीं है। थोड़ा भारतीय लोग जो है वो काम के सिलसिले में जाएंगे क्योंकि वहां पे शॉर्टेज हो रही है। और पहले भी आपको पता है 18,000 जो थे वो इंडियन थे इसराइल के अंदर। तो जो रिलेशनशिप, अगर इसके तारीख पे जोर दिया जाए तो भारत और इसराइल के रिलेशनशिप जो है वो बड़े काफी अरसे से और बड़े क्लोज हैं। मेरे ख्याल में जो भारतीय डिप्लोमेसी है, इट कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दैट एरिया, न्यूट्रल, क्योंकि इस वक्त जो मुसलमान दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा नफरत देखी जा रही है। बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें वो बजाय वो इसराइल को ब्लेम करने के वो बाइडेन को ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि असला यहां से जा रहा है, पैसा यहां से जा रहा है। कांग्रेस ने 60 बिलियन अप्रूव किया है। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एक शिप जा रहा था इसराइल असला लेकर, तो उसके बाहर भी एहतजाज किया गया, उसके वहां भी नारेबाजी की गई। तो जब अमेरिका की डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही वहां पे, तो किसी ऐसे किरदार की जरूरत है जो न्यूट्रल हो, जिसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा सेंटीमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ इनकी कॉल, मोदी जी ने जो ईरानियन प्रीमियर से बात की है, उससे पहले यूएई की उन्होंने उनसे कॉल की है, मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी इफेक्टिव कंपेयर टू द टोनी बिल्किंस एफर्ट्स और किसी और की। और दूसरा, और तो कोई किसी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे आरजू एक और चीज का मुझे जो ज्यादा अफसोस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान जाके खड़े हैं कतर के अंदर हमास वालों के साथ। लेकिन ये मुसलमान दुनिया का कैसा डबल स्टैंडर्ड है, बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड। तो अभी आपने सुना तारिक साहब, आरजू काजमी हुए, डॉक्टर कमर चीमा हुए, या शोएब जो अपनी वीडियो में लोगों के रिएक्शन बता रहा था, सभी लोगों का यही कहना है कि इससे भारत को फायदा होगा। नो डाउट इसमें भारत को फायदा होगा, भारत की करेंसी बढ़ेगी। और हमारे मेजर गौरव साहब भी यही बात कर रहे हैं, भारत की करेंसी में बहुत इजाफा होगा, बहुत अच्छा होगा भारत के लिए। लेकिन भारत ने अपना ऐसा विश्वास बनाया है दुनिया के ऊपर ताकि लोग उनके ऊपर आंखें मूंद के विश्वास कर सकें, उनके वर्करों को अच्छी सैलरी पर रखें और उनके वर्करों को और लोगों की रिस्पेक्ट हो। भारत ने ऐसा करके दिखाया है, तो उसी करके दुनिया हमारे को पूछ रही है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। आप भी अपने देश का विश्वास जमाइए ना कि कोई कर ले, उनको ये डर ना हो कि पाकिस्तानी है आके बम की तरह फट ना जाए, ये लोगों को बरगला के कोई यहाँ पे दंगा फसाद ना करवा दे या कोई उग्रवादी घटना ना कर दे। जब तक लोगों को ऐसा विश्वास नहीं पैदा होगा तब तक आपके वर्कर को या आपके देश के लोगों को हर जगह जलीली होना पड़ेगा, कोई उनको मातम नहीं देगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।